जरा सोचिए, हजारों साल पहले जब दुनिया में कहीं बैंक शब्द का नामो निशान तक नहीं था, तब प्राचीन भारत में एक ऐसी फाइनेंशियल सिस्टम काम कर रही थी जो आज की वॉल स्ट्रीट को भी टक्कर दे सकती थी। लेकिन बिना किसी टेक्नोलॉजी, बिना कागज के नोटों या आज के मॉडर्न बैंकों के, आखिर उन्होंने ये किया कैसे? आइए आज इतिहास के इसी सबसे बड़े और चौंकाने वाले रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जी हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर यह सच है। लोन देने वाली संस्थाएं, ब्याज की दरें, एक पूरा का पूरा क्रेडिट सिस्टम, ये सब कुछ प्राचीन भारत में मौजूद था। मतलब ये कोई साधारण खेतीबाड़ी पर टिकी अर्थव्यवस्था नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसी सभ्यता थी जो फाइनेंशियल मामलों में जीनियस थी। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, ये वाकई हैरान करने वाली है। जहां हड़प्पा में 2600 ईसा पूर्व में एक ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंस के सबूत मिलते हैं और चाणक्य का अर्थशास्त्र 300 ईसा पूर्व में बैंकिंग के नियमों को बाकायदा लिखता है, वहीं यूरोप में पहले बैंक 1100 ईस्वी के आसपास खुले। मतलब हजारों साल का फर्क। तो चलिए अब इसमें जरा और गहराई से उतरते हैं। आखिर ये 4000 साल पुरानी व्यवस्था थी क्या? असल में ये बैंकों के बनने से भी पहले की बैंकिंग थी। एक ऐसी बैंकिंग जो पूरी तरह से भरोसे और व्यापार पर खड़ी थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों को देखिए, वहां एक बहुत ही सिस्टमैटिक ट्रेड नेटवर्क था। उनके पास स्टैंडर्ड वजन और मोहरें थीं, कर्ज का हिसाब किताब रखा जाता था और सारे लेन देन मिट्टी या तांबे की प्लेट्स पे लिखे जाते थे। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम सिर्फ दो चीजों पर टिका था, विश्वास और डॉक्यूमेंटेशन। तो सवाल ये है कि ये प्राचीन बैंकर थे कौन? कोई राजा महाराजा या सरकारी लोग नहीं, बल्कि ये थे उस जमाने के व्यापारी जिनकी साख, जिनकी इज्जत ही उनकी सबसे बड़ी करेंसी थी। इन्हें श्रोफ, सेठ और महाजन जैसे नामों से जाना जाता था। और उनकी सबसे कीमती चीज क्या थी? सोना चांदी नहीं, उनकी सबसे कीमती संपत्ति थी उनका धर्म, यानी उनकी ईमानदारी। वे एक बहुत ही सख्त नैतिक कोड पर काम करते थे, जहां एक भी गलत सौदा, एक भी बेईमानी उनकी कई पीढ़ियों की साख को मिट्टी में मिला सकती थी। और इस पूरे सिस्टम को एक औपचारिक, कह सकते हैं कि ऑफिशियल रूप दिया महान चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में। इस जबरदस्त ग्रंथ ने सिर्फ राजकाज ही नहीं, बल्कि उस समय चल रही पूरी बैंकिंग प्रणाली को भी विस्तार से समझाया। अब अर्थशास्त्र में जो ब्याज दरों का जिक्र है, वो तो आज के बैंकरों को भी चौंका देगा। देखिए, सामान्य बिजनेस के लिए 15%, जो आज के कॉरपोरेट लोन जैसा है। थोड़े जोखिम भरे व्यापार के लिए 60%, मतलब आज का वेंचर कैपिटल। और समुद्री यात्रा जैसे बेहद जोखिम वाले काम के लिए 240% तक। जरा सोचिए, उस जमाने में रिस्क की कितनी गहरी और मॉडर्न समझ थी। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। बिना कागज के नोटों या डिजिटल ट्रांसफर के एक शहर से दूसरे शहर तक इतनी लंबी दूरियों पर पैसा सुरक्षित कैसे भेजा जाता था? इसका जवाब एक शानदार भारतीय आविष्कार में छुपा है। इस आविष्कार का नाम था आदेश। ये क्या था? ये एक बैंकर का लिखा हुआ एक ऑर्डर था कि किसी तीसरे आदमी को इतने पैसे दे दिए जाएं। असल में यह आज के चेक का ही प्राचीन रूप था। कितना सरल पर कितना असरदार आइडिया। और इसी आदेश का और विकसित रूप थी हुंडी प्रणाली। इसका तरीका बहुत ही सीधा था। एक व्यापारी, मान लीजिए दिल्ली में, एक श्रॉफ के पास सोना जमा करता था। बदले में उसे एक लिखी हुई हुंडी मिल जाती। फिर वो हुंडी सुरक्षित तरीके से मान लीजिए मुंबई भेज दी जाती, और मुंबई में उस हुंडी को पाने वाला व्यक्ति उसे वहां के किसी दूसरे श्रॉफ को दिखाकर पैसे ले लेता था। आसान, सुरक्षित और पूरी तरह से कैशलेस। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब एक और हैरान करने वाली बात सामने आती है। क्या कभी किसी ने सोचा है कि हमारे प्राचीन मंदिर सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं थे? वो उस जमाने के पब्लिक बैंक भी हुआ करते थे। जी हां, मंदिर लोगों से दान लेते थे, जो एक तरह से डिपॉजिट हुआ। फिर वो व्यापारियों और किसानों को कर्ज देते थे, बड़े बड़े व्यापारिक मिशनों को फाइनेंस करते थे और समाज की भलाई के कामों के लिए पैसा भी देते थे। और सबसे जरूरी बात, उनके पास हर लेन देन का एक पारदर्शी लिखा हुआ रिकॉर्ड होता था। इसी वजह से वो समाज के आर्थिक और सामाजिक केंद्र बन गए थे। इस इतनी एडवांस व्यवस्था का नतीजा ये हुआ कि भारत सिर्फ एक आध्यात्मिक केंद्र ही नहीं रहा, बल्कि एक ग्लोबल फाइनेंशियल सुपर पावर बन गया, जिसका असर उसकी सरहदों के बहुत दूर तक फैला। जब ग्रीस, अरब और भारत से व्यापारी भारत आए, तो यहाँ की संगठित आर्थिक व्यवस्था को देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं।
उन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भारत की हुंडी प्रणाली पर पूरा भरोसा किया और इसी भरोसे ने भारत को ज़माने की दुनिया का एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल हब बना दिया। तो आज के इस डिजिटल ज़माने में हम इस प्राचीन ज्ञान से क्या सीख सकते हैं? शायद बहुत कुछ। ये हमें याद दिलाता है कि फिनेंस की असली बुनियाद क्या है। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ प्राचीन फाइनेंस की नींव थी विश्वास, धर्म यानी नैतिकता, साख और समाज पर। दूसरी तरफ आज का मॉडर्न फाइनेंस टिका है एल्गोरिदम, नियमों, क्रेडिट स्कोर और टेक्नोलॉजी पर। शायद भविष्य सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि इन पुराने उसूलों को नए तरीकों से अपनाने में भी छिपा है। और यही हमें हमारी आखिरी और सबसे ज़रूरी बात पर लाता है। अगली बार जब हम कोई ऑनलाइन पेमेंट करें तो ये याद रखें कि ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस ज़माने में हमारा पासवर्ड हमारी ज़ुबान हुआ करती थी।